नमस्कार। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स में। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीव विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय लिया था, हालांकि उस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। और हर वीडियो के एंड में ये ऐसी कोशिश रहेगी हम लोगों की कि यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर इस वीडियो के एंड में जो कंटेंट आपको यहाँ दिया गया है इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी क्वेरी जो इसमें डिस्कस ना की गई हो उसको ज़रूर सेंड करें। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया और उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि लाइफ को स्टडी करने के मेन दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक वो जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और दूसरा वो जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम जूलॉजी कहते हैं या एनिमल साइंस कह सकते हैं, और प्लांट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम बॉटनी कहते हैं या फाइटोलॉजी कह सकते हैं या प्लांट साइंस कह सकते हैं। इन दो मेन ब्रांच के अतिरिक्त भी जैसी बात की गई थी कि बायोलॉजी का मीन्स क्या है, स्टडी ऑफ ऑल अबाउट लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स की स्टडी कौन कौन से एस्पेक्ट से की जा सकती है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको ही आज यहाँ डिस्कस हम लोगों को करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो ये बायोलॉजी की ब्रांचेस की पहली सीरीज है, हमें देखना है कि वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लाइफ की स्टडी करते हैं। दो बातें इससे पहले बता देनी आवश्यक हैं। एक तो ये कि इन ब्रांचेस को अभी हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब आपके 11th 12th और नीट के सिलेबस स्टार्ट होंगे तो आपको एक एक ब्रांच को बहुत डिटेल में पढ़ना है। दूसरी बात ये कि यहाँ इन ब्रांचेस को पढ़ना अननेसेसरी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ब्रांच का नाम ही पूछ लेते हैं कि किस ब्रांच में किसकी स्टडी की जाती है। चलिए, तो और समय खराब नहीं करना है, हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने कंटेंट पर। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहली जो ब्रांच यहाँ पर लिखी है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। किसी एनिमल या किसी प्लांट के बॉडी का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इट मीन्स कि इसमें हमें क्या स्टडी करना है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उस पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी या उसके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है। इन सारे एस्पेक्ट में जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ब्रांच आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में स्टडी की जाती है किसी एनिमल या प्लांट के इंटरनल आर्किटेक्चर की, स्टडी ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर। किसी प्लांट या एनिमल को जब हम डिफरेंट टाइप के सेक्शंस के थ्रू ट्रांसवर्स सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, VLS, HLS, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं एनाटॉमी में, उन सेक्शंस के थ्रू जब उसकी आंतरिक संरचना की अध्ययन किया जाता है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी ब्रांच है वो ब्रांच है सेल बायोलॉजी या जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें स्टडी की जाती है सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस की, कोशिका और उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के कोशिकांग लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्फेरोसोम, लोमासोम, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स या इंटरनल कंटेंट जितना भी सेल का है उस सब की स्टडी, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन की डिटेल स्टडी को कहा जाता है सेल बायोलॉजी। और चूंकि हम जानते हैं कि सेल जो है वो बॉडी का बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, लाइफ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल। लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में वो सेल के फॉर्म में है। तो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, अल्टीमेटली सभी के बॉडी का जो आर्किटेक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। तो सेल की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी।
इसके बाद जो अगली ब्रांच आती है वो है हिस्टोलॉजी। इस ब्रांच में स्टडी की जाती है टिश्यू की। तो टिश्यू क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टडी करेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो। समान का मतलब क्या है? जिसकी उत्पत्ति किसी एक ही प्रिकर्सर सेल से हुई है। ओरिजिन किसी एक पर्टिकुलर प्रिकर्सर सेल से हुआ है और वो सारे सेल कलेक्टिवली कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, और ग्रीक में टिश्यू को हिस्टो कहा जाता है और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू की। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो ब्रांच है फिजियोलॉजी। इसमें स्टडी किसकी की जाती है? वाइटल एक्टिविटीज की। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जैविक क्रियाएं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए इसेंशियल होती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस और बहुत सारे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वाइटल एक्टिविटीज है, उन सब वाइटल एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी में। प्लांट्स की स्टडी को प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं और ह्यूमन की या एनिमल्स की स्टडी को हम एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आगे जो ब्रांच आती है वो ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक जीवधारी पौधा हो कि जंतु हो, वो कहीं आइसोलेट नहीं रह सकता है, कहीं वैक्यूम में नहीं रखा जा सकता है उसे। वो इंटरेक्शन कर रहा है अपने चारों ओर पाए जाने वाले जो बायोटिक कंपोनेंट हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके बीच। इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपस में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो यही एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एक ऑर्गेनिज्म का उसके अपने सराउंडिंग के साथ। इसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। इसमें हम स्टडी करते हैं दो बातों की, एक तो हेरिडिटी और दूसरा बात करते हैं हम इसमें वेरिएशंस। इट मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जो फोरफादर्स हैं, अपने जो एंसेस्टर्स हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स से किन करेक्टर्स में, किन ट्रेट्स में वो सिमिलैरिटी दर्शाता है और किन ट्रेट्स में उसमें डिफरेंस हैं। समानता और अंतर, इन दोनों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। आगे बात करते हैं तो अगली ब्रांच आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के 3 मूल फैक्टर होते हैं। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? किसी ऑर्गेनिज्म का हम इसके दौरान आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। थोड़ा आसानी से समझेंगे टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान को। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं, इन सब की स्टडी किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पूरे लाइफ में इनकी स्टडी कर सके। तो स्टडी के कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर छोटे बड़े ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के जब हम सैलिएंट फीचर्स की स्टडी कर लेते हैं तो उसके अंदर आने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है। तो इस तरीके से 3 इसके फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। पहली बात आइडेंटिफिकेशन, कुछ कीज बने होते हैं, उन कीज के आधार पर हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि जो प्लांट है या जो एनिमल है वो किस ग्रुप के, किस टैक्सा के अंदर आने वाला है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर हमें उसका क्लासिफिकेशन करना होता है कि हम उसे किस डिवीजन में रखें, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस फाइलम में, किस जीनस में। देन उसके बाद जो बात आती है वो बात आती है नॉमेनक्लेचर की, जिसमें जीनस के बाद हम उसका स्पेसिफिक नेम देते हैं जो पर्टिकुलर उसी का नेम होता है। तो ये 3 प्रोसेस इसमें किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना होता है? इवॉल्व कैसे हुई है लाइफ, यानी पहले तो हमें लाइफ का ओरिजिन पढ़ना होता है, ओरिजिन एंड
इवॉल्वमेंट ऑफ लाइफ, कैसे सक्सेसिवली लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, कैसे जो लेस फॉर्म थे यानी जिन फॉर्म में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी कम थी या जो अपने इन्वायरमेंट के साथ बेहतर एडजस्ट नहीं कर सकते थे, उनसे ज़्यादा विकसित फॉर्म कैसे डेवलप हुए हैं, वायरस से लेकर प्रोकैरियोट्स तक, फिर प्रोकैरियोट्स से आगे हम चले हैं डिफरेंट टाइप के फंगस, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, प्लांट किंगडम की एक पूरी सीरीज और इधर एनिमल किंगडम की एक पूरी सीरीज, पॉरीफेरा, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कन्स, इकाइनोडर्म्स, इनवर्टिब्रेट्स, देन कॉर्डेट्स और ह्यूमन बीइंग। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है उसकी स्टडी हम करते हैं एवोल्यूशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो ब्रांच है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफो वर्ड का मीन्स होता है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन, यानी इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन की स्टडी की जाती है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए तो वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। आगे जो ऑटोट्रॉफिक है उनका भी क्लासिफिकेशन है कि वो किसी केमिकल का यूज करके फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ है, और अगर वो सनलाइट का यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं तो फिर वो फोटोसिंथेटिक है या फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स की अलग अलग वैरायटी हैं कि वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, या वो सेप्रोफिटिक टाइप के हैं या फिर वो पैरासिटिक नेचर के हैं। पैरासिटिक में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो उन सब की स्टडी जब हम पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन में और प्लांट्स में तो वहां बात करेंगे। आगे बात आती है एक्टिनोबायोलॉजी की, इसको रेडियो बायोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें स्टडी किसकी की जाती है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन लिविंग बीइंग्स, जीवितों पर जो विकिरण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन विकिरणों का, उन रेडिएशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत से प्रकार के स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाते हैं, कई बार कैंसर रिलेटेड डिसीज हो जाते हैं, कई बार जो ह्यूगो डिवरीज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशंस हो जाते हैं, वो म्यूटेशंस जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं। तो उन सब की स्टडी किसमें की जाती है, एक्टिनोबायोलॉजी और रेडियोबायोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उन पॉइजनस सब्सटेंस का लिविंग बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जीवधारियों के ऊपर विषैले पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है, उसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ऐसे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, पॉन्ड, लेक, रिवर, ऐसे वाटर में जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आती है उसके बाद टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी जो है इसमें स्टडी की जाती है एबनॉर्मेलिटीज की, जो असामान्यताएं विकसित हो जाती हैं, उन असामान्यताओं के अध्ययन को कहा जाता है टेरेटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी में स्टडी की जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मीन्स क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, वो केवल सेल से मिलकर बना है, सिंगल सेल से, लाइक प्रोटोजोअन्स और प्रोटिस्ट, वो सेल एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान रखता है लाइक स्पंजिस, पॉरीफेरंस, या उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है लाइक निडेरियंस और टीनोफोरंस, उसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है लाइक प्लेटीहेल्मिन्थीज, या उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल या उससे भी बियॉन्ड और ज्यादा डेवलप टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो किस ऑर्गेनिज्म में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं टेक्टोलॉजी। आगे जब हम स्टडी करेंगे हर पर्सपेक्टिव में तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म का हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन, उसका टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, कि हम उसके इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि हम उसके एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कि हम उसके ट्रोफोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि हम उसके टेरेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि हम उसके टेक्टोलॉजी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच आती है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है फॉसिल्स की।
बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण वो ऑर्गेनिज्म समाप्त हो गए, नहीं रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद आज हमें उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कुछ रूडिमेंट्स, कुछ अवशेष कहीं गुफाओं में, चट्टानों में, मिट्टी के नीचे या कई स्थानों पर मिलते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म के वो पर्टिकुलर ऑर्गन या उनका कहीं प्रिंट या पूरा बॉडी कंजर्व होकर मिलता है या पूरे बॉडी का कहीं प्रिंट मिलता है, तो उसके बेसिस पर हम ये स्टडी करते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैं उनका उन फॉसिल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस ब्रांच को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। जैसा कि नाम ही है उसका पैरासाइटोलॉजी, तो इसमें आप किसकी स्टडी करेंगे? पैरासाइट्स की। परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे जीवित जीवधारी पर आश्रित होते हैं। पौधों में भी परजीवी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी परजीवी पाए जाते हैं। प्लांट्स में दो टाइप के परजीवी होते हैं, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट में टोटल रूट पैरासाइट हो सकते हैं और टोटल स्टेम पैरासाइट हो सकते हैं। पार्शियल पैरासाइट में पार्शियल स्टेम पैरासाइट हो सकते हैं और पार्शियल रूट पैरासाइट हो सकते हैं। एनिमल्स में पैरासाइट बॉडी के बाहर हो सकते हैं लाइक एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं लाइक एंडोपैरासाइट। आगे स्टडी करेंगे इनकी। इसके बाद जो अगली ब्रांच आती है वो ब्रांच होती है फोटोबायोलॉजी। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन लिविंग बीइंग्स। जीवधारियों के ऊपर प्रकाश या प्रकाश की अवधि का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। अगर सनलाइट बहुत कम होगा, बहुत डिम होगा, तो उस समय फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी। जब सनलाइट अपनी रेंज से थोड़ा बढ़ता चला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसकी एक रेंज है। अगर उस रेंज से ऊपर चला गया सनलाइट तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शट डाउन हो जाएगी, फिर वो प्रोसेस नहीं होती है। तो लाइट पे डिपेंडेंट बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। सीड के जर्मिनेशन के लिए प्लांट्स में, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, डिफरेंट टाइप की वाइटल एक्टिविटीज के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी स्टडी को हम कहते हैं फोटोबायोलॉजी। देन इसके बाद आता है कैरियोलॉजी। कैरियो वर्ड जो है ना, इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोलॉजी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। जितने भी यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, चाहे प्रोटिस्ट का सेल हो, चाहे फंगस का सेल हो, चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, उनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। ऐसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस से एसोसिएटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबका डिस्कस जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच का नाम है कैरियोलॉजी। इस सीरीज का लास्ट ब्रांच है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो इसमें जो स्टडी की जाती है लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, जीवन की संभावनाएं। अर्थ तो है ही, अर्थ के अलावा, अर्थ से बियॉन्ड, अर्थ से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर क्या लाइफ की कोई संभावनाएं हैं। इस ब्रांच को हम स्पेस बायोलॉजी भी कहते हैं। अंतरिक्ष में जीवन की कहां कहां संभावनाएं हैं उनकी तलाश जारी है, उनकी खोज की जा रही है और उनकी खोज जिस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है उसको हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। आई होप कि जितने ब्रांचेस यहां से डिस्कस किए गए हैं ये ब्रांचेस आप लोगों को ठीक से समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज में जो ब्रांचेस यहां पर लिखी गई हैं, और ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है ना ऊपर ही लिख दिया है, ये बायोलॉजी की ब्रांचेस है। इट मीन्स कि ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों पर अप्लाई होती हैं। पर्टिकुलरली हम प्लांट्स या ह्यूमंस या एनिमल्स से रिलेटेड ब्रांचेस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम अगली सीरीज लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रांच है क्रायोबायोलॉजी। वर्ड क्रायो जहां भी आता है ना, इस वर्ड का मीन्स होता है फ्रीज और लो टेम्परेचर। तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। इसको कई एस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वाइटल एक्टिविटीज जो होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम की लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है। हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस, हर एक वाइटल एक्टिविटीज में रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स की। जब आप एंजाइम्स की स्टडी करेंगे तो उसमें एक पॉइंट ये भी मेंशन किया जाएगा कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। अगर उससे टेम्परेचर कुछ कम जाता है या बहुत कम जाता है तो वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। और अगर उस रेंज से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर गया तो फिर वो एंजाइम फाइनली डीनेचर्ड हो जाएगा, वो दोबारा से फिर रिटेन हो नहीं सकता है। तो यहां पर बताने की बात यही है कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं, दो ग्रुप को अगर आप छोड़ दें, एवीज को और मैमल्स को, जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके अलावा जितने भी ग्रुप हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो भी उनकी वाइटल एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं, टेम्परेचर राइज करता है तो भी उनकी वाइटल एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट होता है लो टेम्परेचर का। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी, जिसकी अभी बात करी हमने। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एंजाइम कहा जाता है, मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं। और हम जब पढ़ेंगे इसमें तो ये लाइन भी लिखी हुई है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन उसके पहले अब एक लाइन आपको याद करना होगा जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जहां भी कोई रूल हमें मिलता है वहां कोई ना कोई उसका अपवाद निकल कर आ जाता है। तो ये जो लाइन एंजाइम के चैप्टर में लिखी है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, उसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक एंजाइम ऐसा भी है कि जो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। बस ये जान लीजिए कि आपके लिए आज का क्वेश्चन यही है, आपको यही पता करना है और यही कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि इस नियम का अपवाद कौन सा है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, वही एक्सेप्शन आपको बताना है। तो एंजाइमोलॉजी में स्टडी की जाती है एंजाइम्स की, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं उनके रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगली ब्रांच आती है वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक इंटीग्रेटेड टाइप की ब्रांच है। इंटीग्रेटेड ब्रांच से क्या मतलब है, लिविंग बीइंग से रिलेटेड बायोलॉजी को भी उसमें मेंशन किया गया है और दूसरा ब्रांच केमिस्ट्री को भी मेंशन किया गया है। तो दो ब्रांचेस को मिलाकर ये ब्रांच बनी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी तो हमें लिविंग बीइंग्स की ही करनी है, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव में, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। यानी किसी लिविंग बॉडी या एक लिविंग सेल में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से वाइटल एक्टिविटीज हैं जो चल रहे हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि हमें पढ़ना होता है केमिकल्स एंड रिएक्शंस इन लिविंग बीइंग्स। एक लिविंग बॉडी में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगली ब्रांच आती है बायोफिजिक्स। तो जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है, उसी तरह से बायोफिजिक्स भी एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है। यानी इसमें हमें लिविंग बीइंग्स की स्टडी करनी है, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव में, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में। तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ अंडर फिजिक्स प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं, अगली जो ब्रांच है वो भी एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है जिसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। दो ब्रांचेस से मिलकर बनी है, जियोग्राफी और बायोलॉजी। तो इसमें किसकी स्टडी की जाती है, जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज, उनका वितरण और कारण क्या है अर्थ सरफेस पर। यानी हम देखते हैं कि इतना सारा डाइवर्सिटी पाया जाता है, हर तरह के प्लांट या हर तरह के एनिमल हर तरह की लोकेलिटी के लिए अडेप्टेबल नहीं होते हैं। जहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसको बेहतर सूट करती हैं वो ऑर्गेनिज्म वहीं पर पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है और ये इतना डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, इसकी स्टडी इस ब्रांच में करते हैं, उसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट ब्रांच आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज। और केवल डिसीज की स्टडी नहीं,
डिसीज का डायग्नोसिस और डिसीज का ट्रीटमेंट, तीनों चीजों की स्टडी इसमें की जाती है। कोई रोग, फिर उस रोग की पहचान जिसके लिए विभिन्न रोग परीक्षण किए जाते हैं, और फिर उसका उपचार किस प्रकार से किया जाए, तीनों बातों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रांच आती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ डिसीज की। कोई बीमारी है, उसका कारण क्या है। कई कारण हो सकते हैं बीमारियों के, जैसे हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो भी बहुत सी प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि हम बहुत हैवी डाइट ले रहे हैं जिसमें बहुत ही कैलोरीफिक वैल्यू वाला फूड शामिल है। लेकिन हमारा जो डेली रूटीन वर्क है ना, उसमें हम इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं कि उस एनर्जी को पूरा हम यूज़ कर सकें। तो एक तो हमारा जो डेली लाइफ रूटीन है इसके कारण से, दूसरा पैथोजेनिक हो सकता है। पैथोजेनिक यानी किसी ऑर्गेनिज्म के कारण से, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, या तो किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, कि कार्ब्स की डेफिशिएंसी है, कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसके वजह से भी रोग हो सकता है, किसी केमिकल के वजह से भी रोग हो सकता है। जो केमिकल बॉडी को एक बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, अगर उस ट्रेस अमाउंट से ज़्यादा वो बॉडी में एंटर कर जाएगा तो भी वो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार की बीमारी का कारण बनने वाला है। तो किसी बीमारी का कारण क्या है, उसके अध्ययन को कहते हैं हम इटियोलॉजी। मेडिसिन, जनरली मेडिसिन शब्द जो हम आम बोलचाल में सुनते हैं, आम बोलचाल में मेडिसिन का मतलब हम समझते हैं औषधि से, लेकिन यहाँ जो मतलब है वो मतलब दूसरा है मेडिसिन से। यहाँ मेडिसिन का मतलब है ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिसीज, किसी बीमारी का उपचार किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, शल्य प्रक्रिया के द्वारा, औषधियों के द्वारा या किसी अन्य विधि से, जैसे भी हम किसी रोग का उपचार करते हैं वो कहलाता है मेडिसिन। अपने आप में एक ब्रांच है। नोसोलॉजी, ये भी डिसीज से रिलेटेड ब्रांच है। इसमें केवल डिसीज की स्टडी की जाती है, रोगों के अध्ययन। इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है इनमें सभी में। इसमें केवल रोगों का अध्ययन है नोसोलॉजी में। इटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन है। पैथोलॉजी में डिसीज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तीनों की स्टडी की जाती है, और मेडिसिन में केवल ट्रीटमेंट या क्योर ऑफ डिसीज। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। एम्ब्रियो है क्या, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, अगर हम एनिमल में बात कर लें या ह्यूमन में बात कर लें, स्पर्म ओवम यानी मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। उस जाइगोट के बाद जो अगला सेल बनने वाला है वो सेल क्या होता है, एम्ब्रियो। तो जो नेक्स्ट स्टेज आएंगी उसमें मोरुला आएगा, फिर ब्लास्टुला आएगा, उसके बाद गैस्ट्रुला आएगा। गैस्ट्रुला के बाद की जो स्टेज हैं टिल बर्थ, जन्म से पहले पहले तक की, उन सारी स्टेजेस को कहा जाता है फीटस। तो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है, चाहे प्लांट्स की बात हो, चाहे ह्यूमन की, चाहे एनिमल की, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद बात आती है जीरोंटोलॉजी की। जीरोंटोलॉजी में स्टडी की जाती है एज की। एज क्या है, कैसे एज इंक्रीज करती है, कैसे एज बढ़ती है। प्लांट्स में एज को जो काउंट करने के प्रोसेस हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एज के इंक्रीज करने का कारण क्या है, इसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच उसके बाद आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत मॉडर्न ब्रांच है ये। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मेनली क्या है, डीएनए है, एक्सेप्ट सम रेट्रोवायरस। अगर हम कुछ रेट्रोवायरस को छोड़ दें कि जिनमें केवल आरएनए पाया जाता है, उनको छोड़ दें तो बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स, उन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। इस जेनेटिक मटेरियल में कोई हम जीनिक एक्सचेंज करते हैं, कोई फेरबदल करते हैं, और उससे जो कोई हार्मफुल ट्रेट हैं उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और जो यूजफुल ट्रेट हैं उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसीजर जिस ब्रांच के थ्रू किया जाता है उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं एडिटिंग इन डीएनए। आगे बढ़ते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि टेक्निक्स के यूज के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिसाइजली कहें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिसाइजली कहें तो बैक्टीरिया और फंगस, इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट या इनका यूज हम इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे प्रोडक्ट्स इनसे प्राप्त कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज इनके क्या हो सकते हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में यानी एग्रीकल्चर में इनके क्या यूज हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इनसे कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, बेवरेजेस तमाम प्रकार के कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, वो सारा जो प्रोसीजर है वो जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच आती है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारा फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल को कैसे इन्हेंस किया जा सके, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सके और उसको रिजर्व कैसे किया जा सके, उसका संरक्षण कैसे किया जा सके, इन सब की स्टडी की जाती है फूड टेक्नोलॉजी में। तो प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं वहां तक तो हम जो बता रहे हैं वो सुन लें, प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। आगे बात करते हैं, अगली ब्रांच आती है ब्रीडिंग बायोलॉजी। ब्रीडिंग बायोलॉजी में क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल टेक्निक्स के द्वारा प्लांट्स की या एनिमल्स की जो अच्छे किस्म की वैरायटी हैं, जो बेस्ट क्वालिटी वाली वैरायटी है, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स में ऐसी वैरायटी को इंप्रूव करते हैं, जैसे अगर हम अपने कैटल्स में बात करें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो, जो मीट प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्राप्त किया जा सके। अगर हम वही प्लांट्स में अप्लाई करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि प्लांट से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। रेजिस्टेंट टाइप की वैरायटी जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिनके ऊपर सूखे का प्रभाव ना पड़ता हो, कीटों का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसी वैरायटीज को डेवलप किया जाता है ब्रीडिंग बायोलॉजी में। तो कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ कुछ ऐसी वैरायटीज को प्रोड्यूस किया जाना है जो वैरायटीज में अच्छी गुणवत्ता हो, उसके लिए देखते हैं आगे। फिर अगला ब्रांच कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, पर्टिकुलरली बैक्टीरियंस का और फंगस का और कुछ वायरस का भी स्टडी किया जाता है। और साथ के साथ ये भी देखा जाता है कि उनसे कौन से डिसीज कॉज हो रहे हैं, उन डिसीज का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाए और उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यू उनकी क्या है, या उनसे कौन कौन से टाइप के एंटीबायोटिक्स या बेवरेजेस प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है मॉलिकुलर बायोलॉजी, यानी लाइफ की स्टडी एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिकुलर लेवल पर लाइफ की स्टडी की जाती है, जिसमें हम द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ डीएनए की स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसके रेप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं, आरएनए की स्टडी करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सब का सिंथेसिस कैसे होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं किसकी स्टडी करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी। नेक्स्ट ब्रांच आती है बायो एनर्जेटिक्स, यानी इसमें स्टडी की जाती है लिविंग बीइंग्स में होने वाले एनर्जी फ्लो की, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लें, मेयर ने कहा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट से आने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है, जब प्लांट्स उसको ट्रैप करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज, यानी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब उस फूड को कौन लेगा प्लांट से, जो हर्बीवोर्स हैं वो लेंगे। तो अब वो हर्बीवोर्स के पास एनर्जी पहुंच गई है, हर्बीवोर्स को कोई कार्निवोर खा जाएगा तो वो एनर्जी किसके पास पहुंच गई, किसी कार्निवोर्स के पास। तो ये क्या है, एनर्जी का एक फ्लो है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। इसी की स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोस्टैटिक्स। इसमें लिविंग बीइंग की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग अंडर
मैथमेटिक्स और स्टैटिक प्रिंसिपल्स, जो सांख्यिकी और गणित की पद्धतियां हैं, जो उनके नियम हैं, उनके अंतर्गत स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है लिविंग बीइंग्स का। एट लास्ट आखिरी ब्रांच इसमें है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बायोलॉजी। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं लिविंग बीइंग्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की। तो क्या यूटिलाइजेशन है लिविंग बीइंग्स का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। जैसे अभी डिस्कस किया कि एनिमल्स से हमें मीट मिल रहा है, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, वूल एनिमल से हमें मिल रहा है। इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स तो सारे के सारे यूजफुल हैं। किसी से फूड मिल रहा है, किसी से ऑयल मिल रहा है, किसी से फाइबर मिल रहा है, किसी से कलर मिल रहा है, कोई मेडिसिनल वैल्यू का है, तो बहुत सारी यूजेस हैं। उसकी स्टडी हम करते हैं इकोनॉमिक बायोलॉजी में। और इनफैक्ट एक बात कही जाए कि ये सारा कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल की, हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, हमें क्या फायदा उनसे हो रहा है, उसकी स्टडी की जाती है। एक ब्रांच बीच में रह गई थी, हम उसको बता दें फिर से, ब्रीडिंग बायोलॉजी। वो पर्टिकुलर टर्म समझ में नहीं आ रहा था तो अब वो याद आ गया है। ब्रीडिंग बायोलॉजी में प्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज, जो बेहतर किस्में हैं उनका प्रोडक्शन कराया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत वो कहलाती है ब्रीडिंग बायोलॉजी। तो अपने लेवल से जितना बेस्ट हो सकता था मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। आई होप कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी इन 40 ब्रांचेस में से जिस भी ब्रांच में किसी में आपको डाउट रहा हो या कहीं अगर किसी ब्रांच में मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो बहुमूल्य फीडबैक है वो ज़रूर दें। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे और आगे की कुछ ब्रांचेस की, लेकिन इन पर आप लोग काम करिए, सब लोग इनकी स्टडी करिए और क्वेश्चन याद रखिएगा। आज इनबॉक्स में आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, कोई एक एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। तो जल्दी ही अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।